वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग सितंबर मंथ का मेगा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ग्राफ दे रखा है फोटो करंट और पोटेंशियल का। तो बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो बी और सी के लिए देखोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है। इस पॉइंट पे बी और सी यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि बी और सी के लिए फ्रीक्वेंसी समान होगा, सेम होगा। ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है तो ए का फ्रीक्वेंसी अलग होगा। फिर बाद में आगे जाकर देखोगे तो ए और बी के लिए फाइनली फोटो करंट सेम हो गया। और ये फोटो करंट जो है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब ए और बी का इंटेंसिटी सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि ए और बी के लिए इंटेंसिटी सेम, जबकि बी और सी के लिए फ्रीक्वेंसी सेम। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, ऐसा बोलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें निकालना है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय सोडियम लैंप। देखो इसमें बोल रखा है कि लैंप का जो पावर है, इनपुट पावर, वो 10 वाट, ठीक है। और सिर्फ उसका 90% जो है लाइट इमिट कर रहा है, फोटोन इमिट कर रहा है। मतलब जितना इनपुट पावर है उसका 90% फोटोन इमिट कर रहा है। तो जो ये हो गया इनपुट पावर 10 वाट, तो आउटपुट पावर हम लोग बोलेंगे 10 इंटू 90/100 मीन्स 9 वाट। मतलब जो फोटोन इमिट हो रहा है उसकी पावर हो जाएगी 9 वाट। और वेवलेंथ, जो लाइट फोटोन इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ दे रखा है 590 नैनोमीटर। तो बोला कि नंबर ऑफ फोटोन जो इमिट हो रहा है पर सेकेंड वो बता रहे हैं। देखो मान लो n फोटोन इमिट हो रहा होगा, एक फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ। तो टोटल एनर्जी जो इमिट होगा nhc/λ। टोटल एनर्जी बाय टाइम को हम लोग बोलते हैं पावर, मीन्स आउटपुट पावर है। तो यहां से जो मुझे n निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, तो हो जाएगा p आउटपुट इंटू t इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई hc। तो लेमडा दे रखा है नैनोमीटर में, हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आउटपुट पावर 9 वाट, टी पर सेकेंड बोला है तो 1 लेना है। h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34। c का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो सबका वैल्यू रखोगे तो n का वैल्यू मिलेगा। कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 0.267 इंटू 10⁻20। तो बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला में बोला है कि किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे जब लाइट की फ्रीक्वेंसी 30% बढ़ा दी जाती तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी 0.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 0.9 हो जाता है बढ़ के। तो वर्क फंक्शन क्या होगा, देखो मान लो इनिशियल फ्रीक्वेंसी हम लोग f भेज रहे थे और इनिशियली जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा। तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं HF-5
इक्वेशन 1। सेकंड में अब 30% बढ़ा दे, मतलब फ्रीक्वेंसी पहले एफ था, अब बढ़ा दिए उसको, मतलब ऐड कर कितना, तो 30% ऐसा, मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1.3 एफ ऐसा। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लोग लिखेंगे 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच इंटू 1.3 एफ माइनस 5 ऐसा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके मुझे फाई का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इक्वेशन 1 में 1.3 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, फिर 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस 1.3 इंटू इक्वेशन 1, तो 1.3 मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 में दोनों साइड, तो जो एच एफ है अभी वो 1.3 एच एफ हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.3 एच एफ 1.3 एच एफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे, फिर एच एफ फिर तो खत्म हो जाएगा, तो वहां से फाई का वैल्यू आएगा 1.267 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोल्व कर लेना, ऐसा होगा, बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। इक्वेशन 4 देखो, सॉरी क्वेश्चन 4 देखो, इसमें बोला गया एक पार्टिकल ए जिसका मास एम है, चार्ज क्यू है, उसको एक्सेलरेट किया जाता है 15 वोल्ट। दूसरा पार्टिकल जिसकी मास 4m है, उसको 2500 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाता है। तो दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा वो बताना। देखो, तो ए के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखना होगा, तो बोलेंगे हम लोग कि ये होता है एच अपॉन रूट एम बी, और रूट एम बी को हम एच अपॉन एम बी सॉरी, और एम बी को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू मास, इसका मास एम था, इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू वोल्टेज, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज था 50। बी के लिए लिखना होगा तो ये हो जाएगा H डिवाइडेड बाई √2 इंटू मास, तो इसका मास था 4m, इंटू चार्ज Q इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, तो इसका था 2500 ऐसा। अब मुझे यहाँ से लेमडा ए अपॉन लेमडा बी चाहिए, तो इनको डिवाइड दोगे तो H कैंसिल हो जाएगा, √2 4Q ये सब कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये रेशियो जो आएगा वो हो जाएगा 10√2, जिसको हम लोग बोलेंगे 14.4, बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ, बोला कि सिल्वर के लिए वर्क फंक्शन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बोला कि एक लाइट जिसकी वेवलेंथ 100 नैनोमीटर की भेजी जाती है इस सिल्वर मेटल पे, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 7.7 वोल्ट। तो बोला कि अगर लाइट की वेवलेंथ 200 नैनोमीटर कर दे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा वो बताना। देखो, फर्स्ट केस में वेवलेंथ 100 नैनोमीटर था और स्टॉपिंग पोटेंशियल 7.7, तो हम लोग लिखेंगे E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स ए हो जाएगा 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिखते हैं हम लोग HC बाई लेमडा,
तो यहाँ पे लिखेंगे एच सी बाई लेमडा वन 100 है माइनस 5 वर्क फंक्शन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे, ठीक है। अब यहां से देखोगे तो एच सी बाई लेमडा वन का भी वैल्यू डाल देते हैं, मतलब जो 100 है, तो हो जाएगा 4.7 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 7 + 7 14 ऐसा। तो एच सी बाई लेमडा वन का वैल्यू ऐसा आएगा। अभी देखो, अब हम लोग जो लाइट भेज रहे फोटोन, उसकी वेवलेंथ जो है 200 नैनोमीटर, मीन्स 2 × लेमडा वन है, क्योंकि लेमडा वन 100 था। अब लेमडा टू जो है 200 है, मतलब पहले वाले का डबल है। तो अब बोला कि अगर लेमडा टू भेजेंगे तो जो अब फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी। तो अभी लिखेंगे E × फी नोट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा टू माइनस 5 की जगह पे 4.7 दिया हुआ है ऐसा। अभी देखो, लेमडा टू की जगह पे लिख देंगे 2 लेमडा वन, तो ये हो जाएगा एच सी बाई 2 लेमडा वन, और एच सी बाई लेमडा वन का वैल्यू 12.4 है। तो एच सी बाई 2 लेमडा वन हो जाएगा 6.2 माइनस 4.7 ऐसा। तो यहां से फी नोट का वैल्यू आएगा 1.5 वोल्ट। हम लोग बोलेंगे कि 1.5 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी। ऑप्शन दिल्ली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोला कि एक पार्टिकल एक्स जो है, मान लो इफ u1 वेलोसिटी से जा रहा था और v1 वेलोसिटी से जा रहा था, दूसरा पार्टिकल y जो v2 वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। ये दोनों कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं, मतलब बाद में दोनों चिपक जाते हैं ऐसे। तो मास हो जाएगा m1 + m2, और फाइनली इसकी मोमेंट वेलोसिटी को हम लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं फी नोट। इस पार्टिकल को कंबाइंड मास को बोला है p, ठीक है। तो अभी बोला कि p का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। x और y के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हुआ। तो पहले तो हम लोग तो कोलिजन हुआ इसलिए मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हम लोग बोलेंगे m1 v1 माइनस m2 v2 इक्वल टू m1 + m2 फी नोट। अभी देखो, x वाले के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कोलिजन से पहले लेमडा एक्स दिया होता, तो लेमडा एक्स को लिखेंगे हम लोग h/m1 v1। y वाले को दे रखा था लेमडा y, तो इसको लिखेंगे h/m2 v2 ऐसा। तो m1 v1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं h/λx। इसके जगह पे लिख सकते हैं h/λy। मान लो इस पार्टिकल P का कोलिजन के बाद जो पार्टिकल फॉर्म हुआ उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा है, जो मुझे फाइंड करना है। तो लेमडा को हम लोग लिखते h/m1 + m2, क्योंकि इसकी मास हो जाएगी m1 + m2 इंटू इसका वेलोसिटी ऐसे। तो जो m1 + m2 इंटू फी नोट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं h/λ ऐसा। h h h कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से सोल्व करेंगे तो लेमडा का वैल्यू आएगा लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई, लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स, या मैग्नीट्यूड बड़ा में से छोटा मतलब ऐसा। तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक पार्टिकल ए जिसका मास m/2 है, एक दूसरे पार्टिकल जिसका मास m/3 है उसके साथ कोलाइड करता है। ठीक है, और कोलिजन जो है इलास्टिक होती है। तो पहले तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि एक पार्टिकल ए मास m/2 मूव कर रहा है फी नॉट वेलोसिटी से, दूसरा पार्टिकल मास m/3 जो इनिशियली रुका हुआ था रेस्ट। कोलिजन होती है कंप्लीटली इन इलास्टिक। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी हम लोग बोल दिए कि v1 और एक का v2 ऐसा। तो कोलिजन के बाद पहले इनकी वेलोसिटी क्या होगी वो निकालेंगे। उसके लिए कोलिजन हुआ तो एक तो इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्व करोगे तो m/2 फी नोट बी वाला रेस्ट पे था तो उसका 0, ये कोलिजन से पहले का, कोलिजन के बाद का हो जाएगा m/2 फी 1 प्लस m/3 फी 2 ऐसा। m कैंसिल कर सकते हैं, 2 भी कॉमन लेकर कैंसिल करना चाहे तो ऐसा हो जाएगा। एक इक्वेशन फी नोट इज इक्वल टू फी 1 प्लस 2/3 ऐसा, फर्स्ट इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से। सेकंड वाला इक्वेशन हम लोग ई वाला लिखेंगे क्योंकि कोलिजन कंप्लीटली इन इलास्टिक है, मतलब ई का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो u1 था v नोट, u2 तो था 0 क्योंकि b वाला रेस्ट पे था। तो यहां से हो जाएगा v नोट इज इक्वल टू v2 माइनस v1, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, मतलब पहले तो ऐड कर देंगे तो v2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर किसी एक इक्वेशन में v2 का वैल्यू रख देंगे तो v1 मिल जाएगा, मतलब v1 v2 यहां से मिल जाएगा इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने से। अब देखो अभी क्या है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पार्टिकल ए का डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना चेंज हुआ। देखो पार्टिकल ए इनिशियली v नोट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो शुरुआत वाला जो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा नोट दिया हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं h/m v नोट। बाद वाला तो अगर लेमडा 1 बोल दे तो हो जाएगा h/m v1, क्योंकि बाद में कोलिजन के बाद वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और v1 का वैल्यू उन दोनों इक्वेशन सॉल्व करने से मुझे मिल जाएगा। तो कितना चेंज हुआ डी ब्रोगली वेवलेंथ यही चाहिए मुझे। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाद वाला डी ब्रोगली वेवलेंथ माइनस इनिशियल वाला। इसको सब्ट्रैक्ट करने से 4 लेमडा नोट आता है, तो कैलकुलेट कर लेना इतना आएगा और बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला एक मेटल प्लेट है जिसका एरिया क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और उसकी इंटेंसिटी 16 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इंटेंसिटी दिया हुआ है
एरिया दिया हुआ है इसलिए हम लोग पावर लिख सकते हैं। पावर हो जाएगा इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 16 इंटू 10⁻⁻7 वाट ऐसा। अब बोला कि ये लाइट जो है किसी एक मेटल पे जिसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है उस पे इंसिडेंट होता है, और इस लाइट की जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो बोला कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस लाइट की वजह से, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मुझे काइनेटिक एनर्जी निकाली है मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल जो 5 है। तो 10 - 5 करोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, तो जो फोटोन बाहर निकल रहा होगा उसकी ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। अब बोला कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इमिट हो रहे हैं, निकल रहे। देखो तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, पड़ रही है मेटल पे, धातु पे, उस लाइट में से सिर्फ 10% फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे। देखो तो पहले कितना लाइट इंसिडेंट हो रही है हम लोग वो निकालेंगे। हम लोग बोलेंगे कि जो फोटोन कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन निकालने की कोशिश करेंगे। तो पावर को लिखते हैं ऊर्जा, कुल ऊर्जा हो जाएगा N इंटू ई। एक फोटोन का ऊर्जा दिया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो ऐसा हो जाएगा एक फोटोन का ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, कुल n फोटोन आ रहे होंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कुल ऊर्जा n इंटू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना पड़ेगा। और अपॉन टाइम, तो टाइम तो बोला है प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड लेना है, तो टाइम के जगह पे 1 सेकंड। तो यहां से n हो जाएगा p इंटू टी डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसा। तो p का वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻19। ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 10⁻12। तो इतना फोटोन उस धातु पे आ रहे थे। अब कितना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मुझे फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिर्फ 10%, जितना भी फोटोन आ रहा है उनमें से सिर्फ 10% इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मुझे चाहिए हो जाएगा टोटल फोटोन का 10% ऐसा। तो 10⁻11 आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में किसी लाइट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसका इक्वेशन दे रखा है ई नोट साइन 1.57 इंटू 10⁻7 इंटू एक्स माइनस सेट। स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे बताना है कि कितना होगा अगर उसका वर्क फंक्शन 1.9 इंटू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो, तो पहले तो यहाँ पे हम लोग जो फोटोन या लाइट जो इंसिडेंट हो रही है धातु पे, मेटल के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे इक्वेशन से ओमेगा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में होता है। जो टी के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो टी के साथ जो मल्टीप्लाई है वो 1.57 इंटू 10⁻7 इंटू सी का वैल्यू हम लोग 3 इंटू 10⁸ रख सकते हैं। तो ये मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे ओमेगा बाई 2 पाई। तो इसको 2 पाई से डिवाइड दोगे तो लाइट की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए लिखेंगे हम लोग ई इंटू फी नोट एच इंटू एफ माइनस फाई एस। फाई का वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो फाई तो दिया हुआ है, वी नोट मुझे निकालना है, एफ का वैल्यू ओमेगा बाई 2 पाई होगा। अभी हम लोग देखो कहानी क्या है, क्योंकि फाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ए वाली चीज भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एच इंटू एफ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना चाहिए, क्योंकि ओमेगा जो दे रखा है ये तो एसआई यूनिट में होगा, ठीक है, मतलब रेडियन पर सेकंड है। तो एचएफ को भी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना होगा, नहीं तो फिर सबको जूल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो एचएफ को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग एच का वैल्यू एसआई यूनिट वाला रख रहे हैं 6.626 इंटू 10⁻34, तो ये तो जूल सेकंड होता है। एफ का रखेंगे तो ये सेकंड माइनस होगा, तो इसको एच इंटू एफ अगर एसआई यूनिट में रखेंगे तो जूल में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए ई से डिवाइड कर देंगे इसको बस। तो कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो आएगा 1.2 वोल्ट होगा। फी नोट का वैल्यू बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करता है, तो उस सर्कुलर मोशन की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका वैल्यू क्या होगा वो बताना है। और बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के ग्राउंड स्टेट, मतलब एन का वैल्यू 1 लेना है। तो देखो पहले तो हम लोग बोले हैं कि सर्कुलर पाथ पे मूव करने की वजह से ये सर्कुलर लूप की जैसा हो गया। सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ऐसा आई को हम लोग बोलेंगे क्यू बाई टी। क्यू मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज तो ई के बराबर होता है, ऐसा 2r इंटू टी ऐसा। अब टी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन फी ऐसा।
मतलब टाइम कंप्लीट रोटेशन के लिए, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 2 पाई आर स्पीड फी, तो ऐसा तो हो जाएगा म्यू नोट ई फी 4 पाई आर स्क्वायर। अब भी और आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो मुझे बी का वैल्यू मिल जाएगा। देखो बोर्स मॉडल में हम लोग तो एक ये पढ़ लिए हैं कि एम वी आर एंगुलर मोमेंटम जो होता है एन एच बाई 2 पाई के इक्वल होता है। एन यहाँ पे 1 ग्राउंड स्टेट है, एच बाई 2 पाई। फर्स्ट सेकेंड, सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर होता है के Q1 Q2, Q1 इलेक्ट्रॉन, Q2 न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होते हैं, मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का टोटल चार्ज जेड इंटू ई होगा, क्योंकि एटॉमिक मास अगर जेड है तो ऐसा, तो जेड ही होगा। लेकिन हाइड्रोजन में जेड का वैल्यू 1 होता है तो सिर्फ 1 ही होगा, तो ई हो जाएगा ऐसा, आर स्क्वायर ऐसा। तो एक कार से एक कार घट जाएगा ऐसा, 2। देखो अब इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को डिवाइड दे दे हम लोग तो फी का वैल्यू मिल जाएगा सीधा, क्योंकि इक्वेशन 2 ऐसा हो जाएगा एम फी स्क्वायर आर के ई स्क्वायर, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। अब दोनों को भाग दोगे तो आर आर तो कट जाएगा, सीधा फी मिल जाएगा। अब भी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आर मिल जाएगा, मतलब भी और आर दोनों मुझे मिल जाएंगे, तो भी और आर का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना था वो मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू डालने के बाद, फी और आर स्क्वायर का वैल्यू डालने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसा होगा, म्यू नोट e⁻7 पाई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का क्यूब H5। तो कैलकुलेट कर लेना, ऐसा आएगा। ऑप्शन ए को बोलेंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कोई इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी स्थिर हाइड्रोजन एटम में जंप करता है 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल तक। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले n=5 में था, अब n=1 में जंप करता है, जिसकी वजह से एक फोटोन इमिट होती है और हाइड्रोजन एटम रिक्वाइल करता है। तो किस वेलोसिटी से हाइड्रोजन एटम पीछे की ओर रिक्वाइल करेगा वही मुझे निकालना है, रिक्वाइल वेलोसिटी। देखो तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि मान लो कि एक हाइड्रोजन एटम इनिशियली रेस्ट था, अब एक फोटोन निकलता है, ऐसा फोटोन आगे की तरफ जा रहा है, इसके वजह से ये जो एटम था अब और पीछे की ओर रिक्वाइल करेगा वेलोसिटी से। अगर मोमेंटम यहाँ पे हम लोग कंजर्व करें तो शुरू में तो रुका हुआ था 0, बाद में देखोगे तो एटम पीछे की ओर रिक्वाइल कर रहा है -mv, इसका मोमेंटम हो जाएगा। फोटोन का मोमेंटम हम लोग h लेमडा लेते हैं और राइट साइड जा रहा है इसलिए प्लस ऐसा। तो mv h लेमडा, यहाँ से v को बोलेंगे h लेमडा अपॉन ऐसा। यही मुझे फी निकालना है। अब लेमडा का वैल्यू यहाँ पे रख दे तो हो जाएगा। अभी लेमडा क्या है, तो अगर इलेक्ट्रॉन n=5 से 1 में जंप कर रहा है तो जो फोटोन निकलेगी उसकी वेवलेंथ, तो फोटोन की वेवलेंथ के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे हैं कि फोटोन का वेवलेंथ 1/λ आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन में तो जेड का वैल्यू 1 होता है, 1/n1 स्क्वायर, n1 का वैल्यू 1 रखना है
माइनस N2 का वैल्यू 5 रखना, तो 1/5 ऐसा हो जाएगा। तो हो जाएगा 24R/25। तो 1/λ का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो ये आंसर हो जाएगा 4R/H/25 ms। तो रिक्वायर्ड स्पीड का वैल्यू इतना आएगा, बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि कोई हाइड्रोजन एटम जो ग्राउंड स्टेट में है उसको एक्साइट किया जाता है एक रेडिएशन से, एक लाइट से, और लाइट की रेडिएशन की जो एनर्जी है वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोला कि एक्साइट होने के बाद जब वो वापस अपने धरावस्था में आएगा तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, नंबर ऑफ लाइंस बताना है लाइंस के। तो पहले वो किस उत्तेजित अवस्था तक, किस एक्साइटेड स्टेट तक जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो पहले वो ग्राउंड स्टेट में था तो उसके पास एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब और उसको हम लोग एक्साइट कर रहे हैं, कितना एनर्जी देके, तो 12.75। तो अब एक्साइट होने से पहले उसके पास टोटल एनर्जी इतना हो गया था, तो इसका वैल्यू आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन। तो अब वो कहाँ तक एक्साइट होगा, मतलब एन चाहिए मुझे, तो हम लोग एनर्जी को लिखते हैं जो 0.85 आया, इसको लिखते हैं -13.6 Z²/n²। तो हाइड्रोजन के लिए Z तो 1 लिखना है अपॉन n²। यहाँ से n का वैल्यू आएगा 4, मतलब n = 4 तक एक्साइट हुआ। तो जब वो वापस आएगा तो कितने लाइन्स मिलेंगे, तो नंबर ऑफ लाइन्स हम लोग बोलते हैं n × n-1/2। यहाँ से आ जाएगा 6, बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इसमें बोल रखा है कि किसी प्रोटॉन को बहुत दूर से एक बड़े न्यूक्लियस की तरफ फायर किया जाता है। तो प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस से जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक पहुंचता है वो है 10 फर्मीमीटर, मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम अंतर जो होता है प्रोटॉन का न्यूक्लियस से वो 10 फर्मीमीटर। तो प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ स्टार्टिंग में कितना होगी वो बताना है। देखो मान लो स्टार्टिंग में उसका एनर्जी जो होगा वो 12 mv² होगा। बाद में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच 10 फर्मीमीटर, तो हम लोग एनर्जी कंजर्व करें तो शुरुआत में तो लार्ज डिस्टेंस पे था, मतलब दूरी अनंत थी, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी K/Q1/Q2/R होता है वो तो 0 होगा, मतलब शुरुआत में सिर्फ जो ऊर्जा था वो 12 mv² प्रोटॉन का ऊर्जा था। बाद में जब वो न्यूक्लियस के करीब पहुंचेगा तो उसका वेग 0 हो गया होगा, उस टाइम उसके पास ऊर्जा होगा K/Q1/Q2/R। R का वैल्यू 10 फर्मीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से 12 mv² मतलब जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में प्रोटॉन का वो मिल जाएगा, जिसका वैल्यू आएगा K/122 E²/R। ऐसा R के जगह पे 10 फर्मीमीटर रखेंगे, K मिल गया। अब बोला कि प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लेमडा को हम लोग बोलते हैं H/√2m K
के की जगह पे जो मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी 120 के ई स्क्वायर बाई आर, इसका वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा कैलकुलेशन से 7 इंटू 10⁻⁻15 मीटर मतलब बोलेंगे 7 फर्मी मीटर, बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है n=5 से n=4 में जंप करता है, जिसकी वजह से एक फोटोन निकलता है और जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी न्यू दिया हुआ है। ऐसा देखो, तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में जो ऊर्जा होता है उसकी जो फॉर्मूला होती है एक्चुअली वो mz² e4 8 ε0² e² ऐसा होता है, जिसका वैल्यू रखने से हम लोग 13.6 z²/n² बोलते थे ऐसा। तो रियल फॉर्मूला ये होता है। अब वो जंप करेगा 5 से 4, तो जो फोटोन निकलेगी उसकी एनर्जी जो हम लोग ऐसा बोलते थे -13.6। तो ये जो -13.6 है वो बेसिकली ये था m⁴ 8 ε0² h² 1/n² - 1/n²। तो इसको अगर यहाँ पे प्लस कर देते तो हो जाता था 1/n1²। n1 को इसमें हम लोग बोलेंगे 4² माइनस 1/n2² 5²। या डेल्टा ई होगा, इतना ऊर्जा मुक्त होगा अगर वो 5 से 4 में जंप करेगा। तो जो फोटोन इमिट होगा उसका भी ऊर्जा इतने के बराबर होगा, मतलब फोटोन का ऊर्जा h/f बोलते हैं, f यहाँ पे म्यू दिया। तो यहाँ से h से डिवाइड दे दोगे तो जो म्यू का वैल्यू है, मतलब अभी जो फोटोन रिलीज हुआ उसका जो एनर्जी होगा वो ऐसा हो जाएगा me4 8 ε0² h³ 15 - 25 - 60, तो 9 ऐसा। ठीक है, इस शुरुआत में फोटोन जो इमिट हुआ उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी वो ऐसा हो जाएगा अगर उसका रिलेशन देख। अभी बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन n=4 में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति है उसको μ4 बोला है। देखो तो μ4 को हम लोग लिखेंगे, आवृत्ति को बोलते हैं 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे 2πr/v ऐसा। अब v के लिए हम लोग जो फॉर्मूला रिलेशन जो जानते हैं nth ऑर्बिट में होता है ze² 2 ε0nh ऐसा। f हो जाएगा 1/2πr। r के लिए हम लोग पढ़ रखे थे, ये होता है ε0h² en² πmze²। ऐसे मतलब यहां से μ4 जो आएगा हो जाएगा z e² m4 ε0² en³ h³। अब इनका ही रेशियो पूछा था, तो इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों को डिवाइड दोगे तो
म्यू अपॉन म्यू फोर का वैल्यू जो होगा 18/25 आएगा। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि कोई इलेक्ट्रॉन n=4 से n=2 में जंप करता है, तो हाइड्रोजन एटम जो रिक्वाइल करेगा, जो पीछे की ओर भागेगा, क्योंकि ये जंप करने से, इलेक्ट्रॉन जंप करने से फोटोन रिलीज होगी, फोटोन का कुछ मोमेंटम होगा, उसको कंजर्व करने के लिए हाइड्रोजन एटम रिक्वाइल करेगा। तो उसकी मोमेंटम क्या होगी? देखो बोलेंगे इनिशियली रेस्ट पे था तो मोमेंटम 0, बाद में फोटोन रिक्वाइल किया तो फोटोन का मोमेंटम हो जाएगा h लैम्डा, और हाइड्रोजन एटम का रिक्वाइल करेगा तो उसी वेलोसिटी से मान लो तो उसकी हो जाएगी mv। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला कि एक रेस्ट पे एटम है, अभी इससे एक फोटोन निकला, ऐसे फोटोन आगे की तरफ भाग रहा है, तो ये एटम जो है पीछे की ओर रिक्वाइल करेगा भी वेलोसिटी से, तो मैंने मोमेंटम कंजर्व किया बस ऐसा। तो मुझे यही हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम चाहिए, जो कितने के बराबर होगा? तो h लैम्डा। h का वैल्यू हम लोग जानते हैं, लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। तो लैम्डा के लिए हम लोग पढ़ रखे हैं फॉर्मूला कि लैम्डा जो होता है 1/λ को लिखते हैं r/z²। तो हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 होगा, 1/n1² माइनस 1/n2² ऐसे। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, इसमें डाल दोगे तो जो m भी निकालना है h/λ वो मिल जाएगा। कैलकुलेशन से आता है 6.8 × 10⁻⁻27। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला कि इलेक्ट्रॉन n=3 से n=2 में जंप करता है, तो जो फोटोन इमिट करता है उस फोटोन को हम लोग एक गोल्ड सरफेस पे, गोल्ड मेटल के सतह पे इंसिडेंट करवाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है। अब उस इलेक्ट्रॉन को एक चुंबकीय क्षेत्र में अगर भेजते हैं तो सर्कुलर पथ पे मूव करेगा, क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से डिविएट कर जाता है। तो अगर 90 डिग्री पे इंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगता है। तो यहाँ पे वही है कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगता है, जिसकी रेडियस 7 mm दिया। तो वर्क फंक्शन मेटल का क्या होगा? देखो पहले तो रेडियस दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आर को हम लोग लिखते हैं mv/qb। ऐसा, और p/qb, तो p का वैल्यू हो जाएगा r/b। r का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू हम लोग जानते हैं, d दिया हुआ है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ गोल्ड सरफेस से, उसकी मोमेंटम मिल गई। अब देखो इसमें बोला है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है n=3 से n=2 तक।
तो जो फोटोन वहां से रिलीज करेगी उसका एनर्जी होगा E3 माइनस E2। हाइड्रोजन एटम के अंदर थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी हम लोग जानते कि होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में मतलब n=2 में होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से फोटोन का एनर्जी मिल जाएगा मुझे। अब उसी फोटोन को हम लोग गोल्ड सरफेस पे भेजते हैं तो फोटोन का ऊर्जा मिल गया डेल्टा ई। जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका मोमेंटम मिल गया। मोमेंटम मिल गया मतलब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। मतलब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी मालूम है। तो अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते थे फोटोन का ऊर्जा। फोटोन का ऊर्जा यहाँ पे डेल्टा ई बोल रहे हैं माइनस वर्क फंक्शन। तो अब वर्क फंक्शन जो मुझे निकालना है हो जाएगा फोटोन का ऊर्जा माइनस काइनेटिक एनर्जी। फोटोन का ऊर्जा डेल्टा E3 माइनस E2 करने से मिल जाएगा और काइनेटिक एनर्जी p²/2m। p को लिखेंगे R³ तो सबका वैल्यू डाल दोगे तो आंसर जो आएगा 0.82। तो हम लोग बोलेंगे कि दिल्ली करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में एक पार्टिकल m मास सर्कुलर पथ में मूव कर रहा है जिसका पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका रिलेशन डिस्टेंस के साथ दे रखा है। u को बोल रखा है U0r4। तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा -du/dr। यहाँ से हो जाएगा -4u0r3। मतलब फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा r⁻3। अब यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग लिखते हैं mv²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स r³ के प्रोपोर्शनल। तो यहां से हो जाएगा v² प्रोपोर्शनल टू r4 क्योंकि m तो कांस्टेंट है। तो v प्रोपोर्शनल टू r²। यहां से वाला कंडीशन आ गया। अब देख बोर्स मॉडल के लिए हम लोग को पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr ये होता है nh/2π। मतलब v/r प्रोपोर्शनल होगा n के। v प्रोपोर्शनल है r² के तो v की जगह पे r² लिख देंगे। यहाँ से r³ प्रोपोर्शनल हो जाएगा n का इसलिए r प्रोपोर्शनल हो जाएगा n⁻⁴। मतलब जो अल्फा का वैल्यू बताना है वो हो जाएगा 3 ऐसा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला कि एक्साइटेड हीलियम आयन जो 2 फोटोन निकालता है उसके बाद ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। मतलब ऐसा है कि किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए वो 2 जंप करते हैं। मान लो ऐसा किया यहां से यहां फिर यहां से यहां ऐसा। तो यहां पे जो फोटोन रिलीज हुआ उसकी एनर्जी है नहीं उसकी वेवलेंथ है 108 नैनोमीटर और यहाँ पे जो रिलीज किया उसकी वेवलेंथ है ऐसा। तो बोला कि वो इनिशियली किस एनर्जी लेवल में था। मतलब एन का वैल्यू बताना। वो एन से 1 तक आने में 2 फोटोन रिलीज करता है। मतलब 2 बार जंप 2 वेवलेंथ दे रखे हैं। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे देखो
कि 2 फोटोन जो रिलीज किया उनकी एनर्जी, फर्स्ट वाले की एनर्जी हो जाएगा hc अपॉन λ1। λ1 दिया हुआ है 108.5 नैनोमीटर। सेकंड वाला जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी हो जाएगी hc अपॉन λ2। तो टोटल जो एनर्जी रिलीज किया हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 E2 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा क्योंकि λ1 और λ2 का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। तो डेल्टा ई मिल गया और डेल्टा ई का वैल्यू होता है 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मुझे वही n2 मतलब n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ डेल्टा ई की जगह पे लिख देंगे E1 प्लस E2। E1 और E2 का वैल्यू मिल गया है। जेड हीलियम आयन है, 2 रखना है तो जेड की जगह पर 2 रख देंगे। तो यहाँ से n का वैल्यू जो निकालना है वो मिल जाएगा और कैलकुलेशन के बाद n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5। तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाएंगे, 1 मोल हीलियम बनाएंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा वो बताएं। देखो अभी क्या है कि ये दोनों मिलके एक ए बना रहा है, ठीक है। तो H2 का एक एटम H2 के एक एटम के साथ मिलके H4 बना रहा है ऐसा। अभी कितना एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा ई को बोलेंगे हम लोग डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम कैसे लिखना है तो लिखेंगे मास ऑफ H12 इंटू 2 क्योंकि ये 2 मिल रहे हैं माइनस मास ऑफ H24 या डेल्टा एम हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अभी ये एक एटम मिलके एक एटम उसका बना रहे थे। मुझे चाहिए 2 मोल के लिए कि अगर 2 मोल तो मोल में होता है Na एटम, तो Na से बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो हो जाएगा Na इंटू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम को लिखना है एम इंटू 2 माइनस M2H4 इंटू सी स्क्वायर ऐसा। इंटू सी स्क्वायर तो सबका वैल्यू रख देना। Na का वैल्यू जानते हो, m मास दे रखा है दोनों के लिए तो m का वैल्यू रख दोगे। c का वैल्यू दिया हुआ है। आंसर जूल में लाना है। जूल में लाने के लिए मास को मुझे kg में लिखना होता है तो यहाँ पे AMU में दिया हुआ है तो डेल्टा एम जो सब्ट्रैक्ट करोगे वो AMU में मिलेगा। उसको AMU से kg में बदलने के लिए 1.66057 इंटू 10⁻⁻27 करना है। सी का वैल्यू दिया हुआ है, Na का वैल्यू जानते हो, सबका वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा 2.3 इंटू 10⁻12।
बोलेंगे ऑप्शन ए जो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला कि ये जो रिएक्शन दे रखा है उससे 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है प्रति फ्यूजन, एक फ्यूजन से इतना। तो कितना मास कंज्यूम होगा पर डे पावर जनरेट करने के लिए 1 मेगावाट। देखो पावर जो जनरेट करना है वो 1 मेगावाट, मतलब 1 इंटू 10⁶ वाट। टाइम दिया हुआ है पर डे मीन्स 24 आवर्स, उसको सेकंड में बदलेंगे तो 24 इंटू 3600 सेकंड हो जाएगा ऐसा। तो पावर को लिखते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। मान लो मुझे m ग्राम मास की जरूरत होगी तो मोल हो जाएगा m इंटू कैपिटल M, तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा इतना, और एक एटम के फ्यूजन से जो मिल रहा था एनर्जी वो था 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा। तो हो जाएगा अपॉन टी कर देंगे। तो यहां से जो मुझे m मास कितने रिक्वायर्ड होगी वो चाहिए, तो हो जाएगा p इंटू टी इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई Na इंटू 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पावर दिया हुआ है कैपिटल M 2 ग्राम रख देंगे। तो जो स्मॉल m है उसका अप्रोक्स वैल्यू 0.1 ग्राम आएगा, तो बोलेंगे जो मास रिक्वायर्ड होगी 0.1 ग्राम के आसपास। ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। 21 देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूट्रॉन और हीलियम न्यूक्लियस के लिए दे रखा है। तो अगर 2 ड्यूट्रॉन मिलके एक सिंगल हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं तो एनर्जी कितना रिलीज होगा। तो एनर्जी रिलीज जो होगा वो बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो है हीलियम है, हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ था, उसमें 4 न्यूक्लियन हैं, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा 7 इंटू 4 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन के लिए पर न्यूक्लियन दिया हुआ है 1.1, एक में 2 न्यूक्लियन है, ऐसे ऐसे 2 ड्यूट्रॉन फ्यूज करेंगे तो दोनों का टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा इतना। अब इसको सेपरेट करोगे तो आ जाएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट। 22 में एक बड़ा सा न्यूक्लियस जिसका मास m प्लस डेल्टा m है, डीके होके 2 न्यूक्लियाई बनाता है जिनका मास m/2 m/2 है। इनिशियली ये रेस्ट पे था। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बना उनका स्पीड क्या होगा, तो दोनों का स्पीड फी और फी होगा, मास इक्वल है, मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो स्पीड भी सेम आएगी ऐसा। मुझे ये फी का ही वैल्यू बताना है। देखो तो पहले तो इस डीके रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा, तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा ई को बोलेंगे डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा m देखोगे तो बाद में कुल मास m/2 प्लस m/2 m हो जाएगा, पहले था m प्लस डेल्टा m,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा एम आएगा, एनर्जी रिलीज हुआ। ए एनर्जी किसके बराबर होगा, तो बाद में जो न्यूक्लियाई मूव कर रहे हैं उनके काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो बोलेंगे डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बाई टू फी स्क्वायर, एक का ऐसे ऐसे दोनों का मिला देंगे तो टोटल इतना हो जाएगा, मतलब एम बी स्क्वायर बाई टू। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई टू। इसलिए फी को हम लोग बोलेंगे अंडर रूट टू डेल्टा एम सी स्क्वायर बाई कैपिटल। ऐसा सी को बाहर निकाल दोगे तो हो जाएगा टू डेल्टा एम अपॉन कैपिटल एम अंडर रूट इंटू सी। बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में बोला कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो है रेस्ट पे इनिशियली था, वो ब्रेक होके दो न्यूक्लियाई बनाता है। तो बड़ा सा न्यूक्लियस ब्रेक होके दो न्यूक्लियाई M1 M2 मास का, इनका जो वेलोसिटी है v1 v2 बोल देते हैं, जो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और वेलोसिटी का रेशियो जो है 8/27, मतलब v1 बाई v2 जो है 8/27। अभी मोमेंटम कंजर्व करोगे, मोमेंटम कंजर्व करने से हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो बाद में भी जीरो, मतलब माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो m1 बाई m2 को बोलेंगे हम लोग v2 बाई v1, v2 बाई v1 करोगे तो हो जाएगा 27/8, क्योंकि रेशियो दे रखा था v1 v2 का। m1 को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डेंसिटी रो, वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा रो 4/3 पाई r2 क्यूब 27/8। तो रो 4/3 पाई रो 4/3 पाई कट जाएगा, r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब हो जाएगा 27/8। इसलिए r1 अपॉन r2 को बोलेंगे हम लोग 3/2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/2, ऑप्शन बोलेंगे चेन्नई करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, हालांकि 20 ग्राम लिथियम जब कन्वर्ट होगा हीलियम तो कितना एनर्जी रिलीज होगा वो बताना है। देखो रिएक्शन अगर हम लोग देखने जाए तो रिएक्शन हो जाएगा लिथियम एक प्रोटॉन से फ्यूज करके हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक न्यूक्लियस लिथियम का एक प्रोटॉन के साथ फ्यूज करने के बाद दो न्यूक्लियस हीलियम का बनाएगा ऐसा। तो कितना एनर्जी रिलीज होगी, तो पहले हम लोग बोलेंगे डेल्टा एम N2C स्क्वायर। प्रोटॉन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, तो डेल्टा एम के लिए मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, और मास ऑफ हीलियम दे रखा है। सबका मास सेपरेट करेंगे तो डेल्टा एम मिल जाएगा। तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो हो जाएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर, क्योंकि मुझे एनर्जी 20 ग्राम से चाहिए, एक न्यूक्लियस से ऐसा होगा।
ठीक है। अब टोटल एनर्जी कितना रिलीज होगी, तो देखो 20 ग्राम लिथियम में कितने न्यूक्लियस होंगे वो निकालेंगे। तो पहले कितने मोल होंगे वो, तो मोल के लिए एम बाई कैपिटल एम, ऐसा एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा। तो टोटल जो एनर्जी रिलीज होगी वो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूक्लियस से इतना होता है तो 20 ग्राम में कितने होंगे वैसा। अब मुझे एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको किस में चाहिए, किलो वाट आवर में। तो डेल्टा एम को पहले अगर केजी में और सी का वैल्यू हम लोग उसमें रखें 3 इंटू 10⁸ ऐसा यूनिट में, तो ये जो आंसर आता है एनर्जी रिलीज वो जूल में आता, ठीक है। या फिर अगर डायरेक्ट डेल्टा एम को एएमयू में रख रहे हैं, सी को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहे हैं, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुआ वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना पड़ेगा, तो जूल हो जाएगा। अब जूल को किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से और आवर में बदलने के लिए 36 से ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा एम को केजी में लिखेंगे, मतलब जो अब केजी में कैसे लिखते हैं, तो जो एएमयू है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो केजी में हो जाएगा। सी का वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 10⁸, मास 20 ग्राम दिया हुआ है। कैपिटल एम लिथियम का जानते हैं, एन का वैल्यू जानते हैं, तो सबका वैल्यू रखोगे तो 1 किलो वाट आवर में आ जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁶, बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट। नेक्स्ट देखो 25 वाला में बोला कि एक न्यूक्लियस जिसकी इनिशियली मास नंबर 184 था, वो इमिट करता है एक अल्फा पार्टिकल। तो मास नंबर इसका, क्योंकि अल्फा का मास नंबर 4 होता है, तो इसका हो जाएगा 180। ऐसा मान लो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, v2 से जा रहा है, इनिशियली रेस्ट पे था, तो जो क्यू वैल्यू है, मतलब जो एनर्जी रिलीज हुआ वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी मतलब क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब कि बाद में इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वही एनर्जी रिलीज के बराबर होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हाफ m1 c1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 फिर 2 स्क्वायर, इसका वैल्यू बोलेंगे 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए अल्फा पार्टिकल का, मतलब हाफ 4 v1 स्क्वायर चाहिए, तो v2 का वैल्यू किसी तरह इसमें डाल दे तो आंसर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में v2 का वैल्यू डालने के लिए पहले v2 निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। तो मोमेंटम का इनिशियली रुका हुआ था, तो इनिशियल मोमेंटम 0, बाद में हम लोग लिखेंगे -180 v2 प्लस 4 v1। यहाँ से v2 इक्वल टू हो जाएगा 4 v1 डिवाइडेड बाई 180। तो अब इस v2 का वैल्यू 4 v1 बाई 180 हम लोग इस इक्वेशन 1 में रखेंगे। इसमें v2 का वैल्यू रख दोगे तो v1 सिर्फ बचेगा, तो v1 का वैल्यू मिल जाएगा, और v1 मिल जाएगा तो जो मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा हाफ 4 v1 स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर लोगे तो उसके बाद आंसर जो आएगा 5.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा।